Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about mitochondria जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है फर्स्ट ईयर के पेपर से रिलेटेड, एमडी कैट के एमसीक्यू से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो बेसिकली माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है स्मॉल ग्रेन्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया, माइटो मीन्स क्या हो गया, बेसिकली थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कॉन्ड्रिया मीन्स हो गया स्मॉल ग्रेन्स। यानी कि जब आप लो माइक्रोस्कोप से आप इसको देखेंगे तो ये आपको सेल के अंदर थ्रेड लाइक नजर आएगा, जबकि आप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको ग्रेन्स, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो आइए चले हम स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये कंसिडर कर लेते हैं कि एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बॉडी के अंदर या एनिमल सेल के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट सपोज हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद हम इसको स्टडी करते हैं किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, कि आखिर हम देखना चाह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का नजर आता है। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को आप बाहर निकाल कर जब देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं। ये एक रेड से मैंने बनाया हुआ है और ये एक ब्लैक वाला बनाया हुआ है। रेड वाले को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और ब्लैक वाले को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो इट मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में आपको मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों सेल्स में मौजूद होता है और यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। और यूकैरियोट्स का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो ये जो हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम कॉलिकर था। कॉलिकर वो शख्स था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया 1850 में। और ये पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि ये बता दो कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, तो आप किस पर टिक करेंगे, बेसिकली कॉलिकर। कॉलिकर नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1850 में। फिर अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सामने बेसिकली बना हुआ है, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्यों कहते हैं, तो उसको हम फंक्शन में जरा स्टडी करेंगे। बस ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं, जो कि पेपर में एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली कॉन्ड्रियोजोम भी कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली प्लूरल वर्ड है। अगर हम किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं ना, सिर्फ एक सिंगुलर की, तो उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। और अगर एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है तो बेसिकली उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कॉन्ड्रियोजोम भी। नाउ देखें, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं कि भाई एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, तो ये वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। किसी सेल में एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या किसी किसी सेल में ये एब्सेंट भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेरी इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स के लिहाज से ये वेरी करता है। लीवर सेल, और अगर हम मसल सेल की बात करते हैं, लीवर और मसल सेल्स को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो लीवर या मसल सेल्स के अंदर इसकी तादाद 100 टू 2000 हो सकती है। यानी कि एक लीवर सेल या मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 100 टू 2000 तक हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कि अगर हम कुछ यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अपना ही एक सेल है, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पेपर का, जो कि एमडी कैट में बड़ा पूछता है कि ये बता दो हमारे बॉडी के कौन से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बेसिकली उनमें से एक सेल आरबीसी है हमारा। नाउ अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। अब क्यों है, तो उसको हम जरा स्ट्रक्चर में देखेंगे। आपने याद रखना है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, यानी कि ये खुद से डिवाइड भी होता है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करते हैं तो इसका साइज जो यूजुअली होता है ना, वो 0.5 टू 1 नैनोमीटर डायमीटर होती है इसकी चौड़ाई, जबकि 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है, यानी कि लेंथ होता है। और अगर आप रियल में माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके बड़ा करके देखेंगे तो बेसिकली आपको बीन लाइक, बीज जैसा नजर आएगा बेसिकली। नाउ अब हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास आ गए कि कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ दी सेल कहलाता है, कॉन्ड्रियोजोम भी है इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिंगुलर में क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। लीवर और मसल सेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं।
और किसी किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट भी होता है, जस्ट लाइक आरबीसी। और साइज हमने यहाँ पर देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ नजर आ रहा है ना आपको, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। ये जो ब्लैक वाला जो मेम्ब्रेन है ना, सबसे बाहर वाला, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो रेड से मैंने बनाया हुआ, ये जो फोल्ड हुआ हुआ है बेसिकली, ये रेड वाला जो मेम्ब्रेन है ना, बेसिकली इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स में पता है फर्क क्या है। सबसे पहले अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ है, कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, स्मूथ। जबकि अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये रेड वाला आप देख रहे हैं फोल्ड हुआ, यानी कि फोल्डेड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली क्या होता है, फोल्डेड होता है। और इनफोल्डेड होता है बेसिकली, यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हुआ हुआ है। अब अगर हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की और मजीद बात करते हैं, अब ये पेपर में एमसीक्यूज एमडी कैट में पूछ लेते हैं। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सिलेक्टिव मटेरियल को इन और आउट होने देते हैं। जबकि अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, इनर मेम्ब्रेन भी परमिएबल है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले में ये क्या है, लेस परमिएबल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एमडी कैट का, कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को अगर हम चेक करते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, वो बेसिकली हाईली परमिएबल होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है लेस परमिएबल होता है। क्यों होता है? आउटर मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन्स को देखेंगे ना, आउटर मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और बेसिकली उन प्रोटीन को हम कहते हैं पोरेंस। छोटे छोटे से पोर्स लाइक प्रोटीन होते हैं। उसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है। तो आपने ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन हो गए, आउटर और इनर। आउटर वाला स्मूथ होता है और इनर वाला फोल्डेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है। यानी कि ज्यादा मटेरियल यहां से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाले मेम्ब्रेन से ज्यादा मटेरियल क्रॉस नहीं कर सकते। आउटर मेम्ब्रेन इसलिए हाईली परमिएबल है क्योंकि वो एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, दैट इज पोरेंस। ये जो खाली सी जगह है ना, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बेसिकली इस स्पेस में ना हाइड्रोजन आइंस मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हर एक एक पॉइंट पे एमसीक्यूज है और एक नॉलेज है आपके लिए। अब आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेस होता है ना, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में बेसिकली क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन आइंस मौजूद होता है। नाउ अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ रहता है। इसके फोल्ड को पता है हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को बेसिकली क्रिस्टी कहा जाता है। फोल्ड की वजह से ना सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप इस मेम्ब्रेन को निकाल कर जरा लंबा करेंगे ना, तो अब चूंकि फोल्ड है तो ये बहुत बड़ा सा निकलेगा। इट मीन्स कि क्रिस्टी होने की वजह से, यानी कि फोल्ड होने की वजह से, फोल्डिंग की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, जिसमें से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी हम इसको बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि एक प्रोटीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज, जो कि बेसिकली प्रोटीन एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। नाउ अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं कि भाई ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना जेल लाइक लिक्विड मौजूद होता है। बेसिकली उस जेल लाइक लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जेल लाइक लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। अब अगर हम जरा और देखते हैं तो आपको मैट्रिक्स के अंदर राउंडेड से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो राउंडेड से स्ट्रक्चर्स है ना, दैट इज डीएनए। यानी कि अब हमें जो बात समझ में आ रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए मौजूद होता है, और शेप याद रखिएगा कि इसका जो शेप होता है ना, ये सर्कुलर होता है। ये आपसे एमडी कैट में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और डीएनए होने की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है, यानी कि खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। इसको न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं होती। इस डीएनए की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। नाउ अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटीन्स फैक्ट्री है।
प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन भी खुद बना रहा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और अब यहां से भी एमसीक्यूज कि राइबोसोम की अगर आप साइज की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 70s राइबोसोम्स होता है, 70s का होता है बेसिकली। नाउ अगर आप और देखते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली आरएनए। इट मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए भी मौजूद होता है और आरएनए के ऑल टाइप्स होते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए कि आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों तरह के आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या मौजूद हो गया? राइबोसोम्स मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के अलावा बेसिकली ऑल टाइप्स के आरएनए मौजूद होते हैं। यही वजह है कि डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, यानी कि जब इसको डिवाइड होना होता है तो ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है सेल के अंदर, अपनी तादाद को खुद से बढ़ा सकता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो रेप्लिकेट करता है यानी कि अपनी तादाद को बढ़ाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 से ज्यादा में डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया 2 में टूट जाता है, फिर यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये डिवाइड होते रहते हैं। तो आपने याद रखना है कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। आई थिंक ये आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इसे हम पावर हाउस क्यों कहते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप कोई भी फूड खाते हैं ना, वो फूड आपके बॉडी के अंदर आकर होता है डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट होने के बाद वो चला जाता है ब्लड में। ब्लड से वो फूड कहाँ चलता है? सेल में। और सेल से वो फूड बेसिकली कहाँ पर आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे आपने सांस लिया तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन कहाँ पर आया? आपके लंग्स में आया, लंग से कहाँ पर आया? ब्लड, ब्लड से कहाँ पर आया? सेल, सेल से वो भी कहाँ पर आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि आप जो भी फूड खा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है आपके, और ऑक्सीजन यानी कि आप रिस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन होती है और फूड की ऑक्सीडेशन से ये बना देता है एटीपी, और एटीपी से आपकी बॉडी क्या हासिल करती है? बेसिकली एनर्जी। तो इट मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर क्या करवा रहा है? जो फूड पार्टिकल्स उसके पास आ रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है और उससे क्या बना रहा है? एटीपी। एटीपी हमारे बॉडी की करेंसी है और इस एटीपी से हमारी बॉडी क्या हासिल करती है? एनर्जी हासिल करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन में हेल्प करा रहा है, एटीपी जनरेशन में हेल्प करा रहा है ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी हासिल कर सके। तो जब भी हम इसे बेसिकली क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हेल्प इन सेलुलर रिस्पायरेशन। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का एक इंपॉर्टेंट काम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम भी स्टोर होता है। आपको पता है कि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, 100 से लेकर 2000 होते हैं। इसलिए होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में इसलिए मौजूद होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। तो सेकंड फंक्शन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है किसको? कैल्शियम को। अगर हम थर्ड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है अमोनिया की यूरिया साइकिल के थ्रू। ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है अमोनिया की। अब ये क्या होता है? बेसिकली आप प्रोटीन खाते हैं अपने डाइट में, यानी कि गोश्त वगैरह जो भी आप खाते हैं, प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर आकर टूटता है अमाइनो एसिड में। आपका जो लीवर है ना, अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है तो उससे एनर्जी मिल जाती है, और अमाइनो एसिड के ब्रेक डाउन होने की वजह से अमोनिया भी निकलता है। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। यानी कि इट मींस कि अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, सेल डेथ में हेल्प कर रहा होता है। और कौन से सेल डेथ में? एपोप्टोसिस। ऑलरेडी आप जानते हैं कि एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद हमारे सेल्स हैं अपने आप यानी कि खुद ब खुद डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस।
और एपोप्टोसिस में भी कौन हेल्प कर रहा है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जैसे बूढ़े हो गए, फंक्शनलेस हो गए, या हमारे बॉडी के अंदर कैंसर सेल बन गए जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, तो उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी एक्टिव करता है कुछ एंजाइम्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिकली पूरे सेल को। यानी कि सिंपली जो सेल्स आपके बॉडी के अंदर बूढ़े हो गए, इनएक्टिव हो गए, उनका कोई रोल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उन सेलों के अंदर क्या होता है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल मिल जाता है न्यूक्लियस के थ्रू, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, वो एंजाइम्स एक्टिवेट होने के बाद पूरे सेल को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय। तो इस तरह ये हेल्प कर रहा है सेल डेथ में, यानी कि एपोप्टोसिस में, नेचुरली जो सेल डेड हो रहा है। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि पुअर्स तक इसकी रीच पॉसिबल हो सके। और हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर देख सकते हैं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर नोट्स भी अवेलेबल है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो वहाँ पर रिटन फॉर्म में स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीज़ें लिखी हुई जो कि आपके पेपर के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा, नोट्स कहीं से भी खरीदना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।